रिनेसांस पोएट एक्चुअली है क्या? क्या इसमें सिर्फ स्टडी ऑफ स्पेंसर ही पढ़ना है? जैसा कि आप देख सकते हैं आपका पॉइंट नंबर 5। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिनेसांस पोएट एज़ अ इंट्रोडक्शन। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर पोएट्स की बात है तो जितने सारे राइटर्स हैं, उन सभी को एज़ अ पोएट हमें पढ़ना है। उनकी क्या-क्या फेमस पोएम रही हैं, क्या-क्या की पॉइंट्स रहे हैं और क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे डीटी प्लस बी के एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे और इस इंट्रोडक्शन के बाद रिनेसांस पोएट्स इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट क्लास में 4th क्लास में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ स्पेंसर के बारे में। तो मिलते हैं वीडियो के आगे। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं रिनेसांस पोएट के बारे में, जो कि डीडब्ल्यूएसबी का टॉपिक है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ रिनेसांस के बारे में, जहाँ पर बताया गया है रिनेसांस की मीनिंग होती है रिबर्थ, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लर्निंग, आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर, जिसका पीरियड था 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक यूरोप में। बट ये इंग्लैंड में कब आया? इंग्लैंड में ये आया 15th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी में। यहाँ पर एक बात बता दूँ, इस रिबर्थ का अर्थ जो आप देख रहे हैं पुनर्जागरण, यहाँ पर पुनर्जागरण या पुनर्जन्म, यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये साहित्यिक दृष्टि से जो ग्रीको रोमन कल्चर के ज्ञान और नॉलेज को, मानव बुद्धि को, क्षमता को नए मुकाम पर पहुँचाना चाहता था। तो इसका जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था इटली में। इटली में हुआ और इटली में इसकी शुरुआत होती है 14th सेंचुरी से, राइट? अब आप यहाँ देखेंगे ये जो लाइन आपकी आई है 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, तो इसका जन्म हुआ था इटली में और बट ये इंग्लिश में इंग्लैंड में आता है 15th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी में। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और है कि ये रिनेसांस या पुनर्जन्म, रीबर्थ है क्या? तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा, जो क्लासिकल लिटरेचर था, क्लासिकल लिटरेचर किसका? होमर का, वर्जिल का, इसके साथ ओविड का, ये सब चीज़ें इस रिनेसांस में वापस निकल कर आई। यहाँ पर हमें प्लेटो और अरस्तू का जो फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी दिखाया गया, रोमन पॉलिटिकल जो थॉट्स थे वो दिखाए गए और इसके साथ ही साथ आर्टिस्टिक रियलिज्म और ह्यूमन सेंटर्ड आर्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा आर्टिस्टिक कल्चर और रियल सेंटर आर्ट ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पर इस की फीचर में अगर आप देखें तो आपको ह्यूमनिज्म, लव ऑफ ब्यूटी, इंडिविजुअलिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और न्यू लर्निंग जैसे थॉट्स दिखाई देंगे। अगर इसी में हम ह्यूमनिज्म की बात करें तो यहाँ पर हमें ह्यूमनिज्म में ही सिखाया गया कि एजुकेशन रिफाइंस पर्सनालिटी। अब आपको अगर याद हो तो प्लेटो और अरस्तू का भी कॉन्सेप्ट यही था कि अगर समाज हमारा एजुकेटेड है तो एजुकेटेड समाज एक एजुकेटेड भविष्य की नींव रखता है। अब यहाँ पर हमें ये भी चीज़ें सिखाई गई थी कि जो ह्यूमन पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल कैसी है? वो पोटेंशियल लिमिटलेस है। इसके साथ ही साथ क्लासिकल टेक्स्ट, मोरल विजडम ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। सो आई होप दिस पॉइंट्स इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पेज पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट पेज पे हमें दिखाया गया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था इस रिनेसांस का। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर देखें तो 3 चीज़ें मेनली हमें दिखाई देती हैं। बिगनिंग रीजन्स ऑफ हेनरी 8th की थी, पीक था एलिजाबेथन एज 1558 1603 और इसका डिक्लाइन कब हुआ हो? जब चार्ल्स फर्स्ट की जब डेथ हो जाती है तब इसका डिक्लाइन होता है। तो जो हेनरी 8th का पीरियड था, इस हेनरी 8th के पीरियड में उन्होंने अपने सारे जो संबंध थे वो रोमन चर्च जो था, रोमन कैथोलिक चर्च, उससे उन्होंने अपने सारे संबंध तोड़ लिए थे। ठीक है? इससे देश में राष्ट्रीय चेतना, नेशनल आइडेंटिटी और शिक्षा का विकास हुआ। आपको याद होगा इस पीरियड में 15th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जितने भी कैथोलिक चर्च थे, उन्होंने सभी चीज़ों पे, अगर आप मोनार्की की बात करें या फिर आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें, इन सभी चीज़ों पे चर्च का कब्ज़ा हो चुका था और उनके अकॉर्डिंग अगर कोई सेंटर में है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चर्च है, इसके अलावा और कुछ नहीं, और वो उसी को सब कुछ मानते थे। बट हेनरी 8 ने ऐसा कुछ नहीं किया। हेनरी 8 ने जब चर्च से सारे रिश्ते तोड़ दिए, तो लोगों को धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंट है, तभी लोगों का रिनेसांस रिवाइवल होना स्टार्ट हुआ। अब ये पीक इसका टाइम आता है, गोल्डन एज माना जाता है। अगर यहाँ एलिज़ाबेथन एज को गोल्डन एज भी कहा जाए, तो ये गलत नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कल्चरल एक्सपेंशन एलिज़ाबेथन के टाइम में बहुत मिला। यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि
आप देखेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्लस कल्चरल एक्सपेंशन। ओके, अब थर्ड पॉइंट में अगर देखा जाए डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, तो यहाँ डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट जब हुआ था उनका, तो इसके बाद इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। अब रेनेसांस आया कैसे? इसमें फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल था, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। अब इसके बाद अगर यहाँ देखा जाए आगे क्या क्या चीज़ें फीचर्स हुई रेनेसांस पोइट्री में, तो रेनेसांस पोइट्री में मेनली लव एंड ब्यूटी, नेचर, ह्यूमन इमोशंस, सोनेट ट्रेडिशन, क्लासिकल इन्फ्लुएंस, ऑप्टिमिज्म, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें रेनेसांस पोएट्री में निकल कर आई। अब जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ आप समझिएगा कि जब 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का जब पतन हुआ तो जो ग्रीक स्कॉलर थे वो ग्रीक स्कॉलर यूरोप में आ गए, और यूरोप में जब आए तो वो अपने साथ लेकर आए थे प्रिंटिंग प्रेस। और जब वो प्रिंटिंग प्रेस अपने साथ में लेकर आए तो इसी वक्त एक फेमस पर्सन हुए मार्टिन लूथर ने सुधार आंदोलन किया, और सुधार आंदोलन ने क्या किया, व्यक्तिगत धार्मिक व्याख्या को बढ़ावा दिया, और जियोग्राफिकल डिस्कवरीज भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन हुई इसी टाइम पीरियड में। इसके अलावा ये सारे जो पॉइंट्स थे, इन सारे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो लव और कोर्टली ट्रेडिशन स्टार्ट हुए, और लव और कोर्टली ट्रेडिशन में आप देखेंगे तो किसकी बात की गई? बात की गई आइडियल स्पिरिचुअल लव की। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ रखा गया, फिजिकल एडमिरेशन ऑफ ब्यूटी। आपको ये सारी चीज़ें विलियम शेक्सपियर के पोएम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म जब बोला गया तो पोएट ने एक्सप्रेस किया पर्सनल फीलिंग को और एक्सप्लोर किया इनर साइकोलॉजी को। यहाँ पर आप इस अगर लिस्ट को देख पा रहे हैं तो थॉमस वॉट, अर्ल ऑफ सरे, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, ऐसे नाम रेनेसांस पोएट में काफ़ी ज़्यादा फेमसली लिए जाते हैं। अब इसके बाद इनका अगर कंट्रीब्यूशन भी देख लें तो हमें दिखाया जाता है सर थॉमस वॉट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया सोनेट को, अर्ल ऑफ सरे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्लैंक वर्स को और इंग्लिश सोनेट को, एडमंड स्पेंसर की बात करें तो ये फेरी क्वीन के लिए फेमस हैं, सर फिलिप सिडनी की बात करें तो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के लिए, विलियम शेक्सपियर की बात करें तो ये भी सोनेट के लिए हैं, क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें तो ये लिरिक पोइट्री के लिए, और बेन जॉनसन की बात करें तो क्लासिकल लिरिक्स के लिए। इसी नाम को अगर यहाँ डिटेल में बात करें कि इन पर्टिकुलर पोइट्स का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो आप देखेंगे कि सर थॉमस वॉट ने 1503 टू 1542 इंट्रोड्यूस किया पेट्रोनिकन सोनेट इंग्लैंड में, और ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट रेनेसांस पोएट भी हैं, और इनकी जितनी सारी पोएम्स होती थी उनका जो बेसिकली थीम होता था लव, कोर्ट लाइट एंड डिसअपॉइंटेड। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि DSSB कभी भी आपसे डीप क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर आपको ऑलरेडी DSSB के एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है तो अगर आपके पास की पॉइंट्स भी हैं तब भी आप एग्जाम्स को टैकल कर जाते हो, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट एंड क्रिस्पी नोट्स में आपकी सारी की सारी जो एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। और इनकी जो पोएम्स होती थी वो बेस्ड होती थी लव, कोर्ट लाइफ एंड डिसअपॉइंटमेंट पे, और उन पोएम्स में जो स्टाइल होती थी वो स्टाइल काफ़ी सिंप्लिसिटी वाली होती थी और इमोशनल डेप्थ की होती थी, जिसमें से इनका जो फेमस पोएम निकल कर आता है हुज लिस्ट टू हंट। अब इसके बाद नेक्स्ट पोएम की बात करें, यहाँ पर अर्ल ऑफ सरे का नाम आता है एज ए नेक्स्ट पोएट, जिनका लाइफ स्पैन था 1570 टू 1547। अब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने इंग्लिश में ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस किया था, और इसे इन्होंने डेवलप किया था इंग्लिश सोनेट फॉर्म में, जिसका सोनेट पैटर्न होता है। एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला हॉट क्वेश्चन है, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीडी की बात करो, DSSB की बात करो या किसी अन्य एग्जाम की बात करो। तो इसका जो सोनेट पैटर्न है वो है AB CD CD EF GG। इसके बाद नेक्स्ट पोएट के बारे में हमें मिलते हैं सर फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी का जो लाइफ स्पैन है वो 1554 से 1586 का है। इनका जो फेमस वर्क है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था सोनेट सीक्वेंस ट्रेडिशन को,
और सोनेट सीक्वेंस ट्रेडिशन को जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो इस पोएम में वो कंबाइन करते हैं इमोशनल और इंटेलेक्ट को। इसके पहले का आपको याद होगा ये वाला पॉइंट जब मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसमें आइडियल, स्पिरिचुअल लव और फिजिकल एडमिरेशन ऑफ ब्यूटी होती है। तो सर फिलिप सिडनी ने यहाँ पर इमोशनल और इंटेलेक्ट को भी शामिल किया। अब नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो हमें मिलते हैं एडमंड स्पेंसर जिनका लाइफ स्पैन है 1552 टू 1599। अब इन्हें टाइटल दिया जाता है पोएट्स पोएट के बारे में। अब इन्हें पोएट्स पोएट क्यों कहा जाता है? क्योंकि एडमंड स्पेंसर एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने एक मास्टरपीस क्रिएट किया और उस मास्टरपीस का नाम आप सभी जानते हैं, द फेयरी क्वीन। अब इनकी जो भी पोएम्स होती थी वो सारी की सारी पोएम्स लिखी जाती थी स्पेंसरियन स्ट्रेंजा में। स्पेंसर से ही नाम पड़ा हुआ है, जिसमें लाइन्स होती थी, इसकी राइम्स होती थी ए बी, बी सी सी। ये इनकी राइम स्कीम होती थी और इसका मीटर होता था आयम्बिक पेंटामीटर प्लस अलेक्जेंड्रियन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इनकी ये मीटर होती थी पोएम की, और इनकी जो पोएम की थीम होती थी ब्यूटी, लव, वर्चू और मोरालिटी, इन चीज़ों के बारे में बात करते थे। और साथ ही साथ अगर इनके बारे में बताया जाए तो इन्होंने अपने द फेरी क्वीन जैसे एपिक से इन्होंने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था नैतिक आदर्श और राष्ट्रवाद को, इसीलिए ये एलिजाबेथन की भी काफ़ी फेवरेट माने जाते थे, ऐसा कहा जाता है। अब आप ये जो राइम स्कीम देख रहे हैं इसमें आपको 8 लाइन जो है 8 आयम्बिक पेंटामीटर में देखने को मिलेंगी। आयम्बिक पेंटामीटर वाली लाइन मिलेगी आपको, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और एक यहाँ पर आपको अलेक्जेंड्रियन मिलेगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। जो स्टार्टिंग की जो 8 हैं ये आपको आयम्बिक पेंटामीटर में मिलेंगी और जो लास्ट का है वो अलेक्जेंड्रियन में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ हमारे नेक्स्ट हैं विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर को अगर हम बात करें तो ये फेमस हैं अपने सोनेट्स के लिए और प्लेस के लिए। इनके बारे में कौन नहीं जानता। इनकी जो सोनेट हैं वो 14 लाइन की है, जिसका राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। और इनकी थीम्स हैं लव, टाइम, ब्यूटी एंड इमॉर्टैलिटी। एक बात मैं बता दूं, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इन सभी पोएट के बारे में जो डीप एनालिसिस है वो इंडिविजुअली किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है क्रिस्टोफर मार्लो। अब क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जो फेमस टर्म्स निकल कर आता है द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, और इनकी जो थीम है वो कार्पे डिम और पेस्टोरल रोमांस के बारे में है। अब कार्पे डिम के बारे में तो आप जानते हैं, सीज द डे, और ये अगेन मैं बता दूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कार्पे डिम के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेन जॉनसन 1572 टू 1637। इनका टाइप कैसा है? ये क्लासिकल पोएट हैं और इनकी फेमस पोएम्स जो हैं वो टू सीलिया और सॉन्ग टू द सेलेस्टियल क्यूपिड। इनकी स्टाइल किस तरीके से है लिखने की? ये क्लासिकल, डिस्टेन और मोरल टोन के साथ लिखते हैं। बेन जॉनसन हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं संतुलन और नैतिक अनुशासन को, और ये इन्फ्लुएंस थे जो रोमन पोएट हैं होरेस से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, और इनका वैल्यू बैलेंस्ड या प्रोपोर्शनल या मोरल कंट्रोल, इन चीज़ों को ये ज़्यादा महत्व देते थे और शायद इसीलिए ये बाकी पोएट से काफ़ी अलग थे। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद अगर बात की जाए की फीचर्स ऑफ रेनेसांस पोएट्री की, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चीज़ें निकल कर आती हैं। फॉर्म और इंट्रोड्यूस्ड बाय में देखिए सोनेट, जिसे वॉट ने इंट्रोड्यूस किया, ब्लैंक वर्स सरे ने इंट्रोड्यूस किया, स्पेंसरियन स्ट्रेंजा को स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस किया, और सोनेट सीक्वेंस को सिडनी ने इंट्रोड्यूस किया। इसी तरीके से रेनेसांस पोएट्री के थीम के बारे में अगर बात की जाए तो उसकी थीम है लव, ब्यूटी, यूथ एंड टाइम। और मेनली जितने सारे पोएट्स थे उन्होंने इसी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया है। आगे यहाँ देखिएगा नेचर, हीरोइज्म, ह्यूमन इमोशन। एमसीक्यू फैक्ट्स जो आपको याद रखने चाहिए वो ये कि रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ। सोनेट किसने इंट्रोड्यूस किया है? वॉयट ने। ब्लैंक वर्स किसने दिया है? सरे ने दिया है। पोएट्स पोएट किससे कहा जाता है? स्पेंसर को कहा जाता है। स्पेंसरियन स्ट्रेंजा क्या है? ये 9 लाइन्स की है। शेक्सपियरियन सोनेट क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। और लास्ट मिनट रिवीजन हमेशा की तरफ से, रेनेसांस रिबर्थ का कॉन्सेप्ट है। ह्यूमनिज्म प्लस लव प्लस ब्यूटी इस रेनेसांस की मेन की पॉइंट है। थॉमस वाइट ने
सोनेट इंट्रोड्यूस किया, अर्ल ऑफ सरे ने ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस किया, स्पेंसर ने फेरी क्वीन और शेक्सपियर फेमस हैं सोनेट्स के लिए। तो आई होप ये छोटी सी शॉर्ट क्रिस्पी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्लास 4th में हम बात करेंगे एडमंड स्पेंसर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।